शुरू करने जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। स्टैटिक जीके में हमको दो तरह के डांस पढ़ने होते हैं साथी। एक तो शास्त्रीय नृत्य पढ़ने होंगे, यानी कि हमको क्लासिकल डांस पढ़ने होंगे, ठीक है। एक तो हमको पढ़ने होंगे क्लासिकल डांस पढ़ने होंगे, और एक हमको पढ़ने होते हैं लोक नृत्य, ठीक है? लोक नृत्य यानी कि हमको फोक डांस पढ़ने होंगे, फोक डांस, ठीक है, फोक डांस पढ़ने होंगे। और दोनों ही टॉपिक कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं एसएससी के एग्जाम में, ये बताने में या आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको हम 2 क्लासेस में कर रहे होंगे। लोक नृत्य एक बड़ा टॉपिक होगा, इसमें शायद आपकी 4 कक्षाएं लगेंगी। हमारा टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, 2 क्लासेस में इसको हम खत्म कर लेंगे। आज शास्त्रीय नृत्य के बारे में हम जानेंगे। देखो, एक डांस तो वो है जो तुमने डीजे कर लिया, कि जैसा नाचना था वैसे नाच लिए, नागिन डांस जैसा करना था कर लिया। लेकिन शास्त्रीय नृत्य में क्या है कि कुछ अनुपालन करना होता है, मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं और चुनिंदा चीजें होती हैं, उसी का पालन करना होता है। और शास्त्रीय मतलब शास्त्र, जिसका शास्त्रों में वर्णन था, यानी बहुत प्राचीन समय से नृत्य चले आ रहे हैं, विशेष इनकी पहचान है। एसएससी के एग्जाम्स में भी विशेष पहचान है। इसमें आज शास्त्रीय नृत्य के बारे में जितनी भी हम इंफॉर्मेशन लेंगे, उसमें कोई ट्रिक्स नहीं होंगी, प्लीज पहली बात तो ये ध्यान रख लें। कल हम इसके जो डांसर्स हैं वो पढ़ रहे होंगे, यानी आज क्लास 1 में हम इसके बारे में जानेंगे विस्तार से, और क्लास 2 में साथ ही हम जान रहे होंगे इसके जो डांसर्स हैं। यहाँ पर ट्रिक होंगी, क्योंकि प्रश्न सबसे ज़्यादा डांसर्स से पूछा जाता है और इन्फॉर्मेशन। तो पहले एक अच्छे छात्र की तरह सारी जितनी सूचनाएं हमको होनी चाहिए शास्त्रीय नृत्य के बारे में उनको जानेंगे, कल कलाकारों को जानेंगे। ओके, ठीक है। और जब आज की क्लास होगी, मैंने बताया जब कभी भी नया टॉपिक होगा, आज लगभग 2 बजे के करीब या 2 बजे से पहले तक आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी शास्त्रीय नृत्य और उसके आपके कलाकार। यानी आज की जो क्लास है और कल जो क्लास होगी, पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी, ठीक है। उसको देख करके आप अपने नोट्स हूबहू बना सकते हैं, और या चाहे तो क्लास में लेके फिर नोट्स को बैठा करो। ओके, आगे शुरू करें साथी। शास्त्रीय नृत्य विधाएं यानी कि क्लासिकल डांस, क्या मैंने नाम बोला इनका? इनका नाम है क्लासिकल डांस। कितने साथी जानते हैं क्लासिकल डांस देश में कुल कितने हैं? क्लासिकल डांस देश में कुल कितने हैं, कितने साथी जानते हैं? शास्त्रीय यानी कि जो हमारे क्लासिकल डांस है उनके बारे में जानकारी भरत मुनि, एक ऋषि थे, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है। यानी उनकी बुक का नाम है नाट्य शास्त्र। जैसे आप इतिहास में पढ़ते होंगे कि भारत में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी तरह बहुत महत्वपूर्ण है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद माना जाता है, 5th वेदा इसको कहते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप एग्जाम में जाके ये लिख दें कि जी वेदों की कुल संख्या कितनी है, जी 5 है, हम तो 5वां भी जानते हैं। तुलना की जाती है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि काव्य जो आपका पोइट्री होती है, उसको लिखने के ढंग, जो अलंकार होते हैं, ठीक है, या हम बात करते हैं आपसे जो रस होता है किसी भी काव्य को पढ़ते समय, जो जॉय आता है, आनंद आता है, उस सब के बारे में इन्होंने लिखा, साथ में शास्त्रीय नृत्य के बारे में लिखा। एग्जाम में यदि आएगा आपसे क्वेश्चन कि शास्त्रीय नृत्यों की कुल संख्या कितनी है, यानी क्लासिकल डांस कितना है, आपको लिखना है 8। 9 कोई नहीं लिखेगा। 9 कब लिखना है? जब पूछे जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कितने हैं, तो 9 है, और 9वां माना गया है 6 को। संगीत नाटक अकादमी, ये हमको आंसर देना होता है क्योंकि इसकी चीजें मान्य, ये कहती है कि 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और संगीत नाटक अकादमी को जो इस्टेब्लिश किया गया वो 28 जनवरी 1953 को इस्टेब्लिश किया गया। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि संगीत नाटक अकादमी कहती है कि क्लासिकल डांस है उनका नंबर कितना है, 8 है, वो छऊ को नहीं कैलकुलेट करते। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, छऊ मैंने आपको कहाँ का बताया था? छऊ एक उत्सव में भी हमने पढ़ा था, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ। तो छऊ हमने कहाँ का पढ़ा था? क्या आप बता पाएंगे सारे साथी? क्या बोलेंगे? तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी भैया। यानी कि हमको आंसर लिख के आना है कि संगीत नाटक अकादमी कहती है, संगीत नाटक अकादमी कहती है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। वह संगीत नाटक अकादमी जो 28 जनवरी 1953 को, 28 ऑफ जनवरी 1953 को इस्टेब्लिश की गई दिल्ली में, वह कहती है कि 8 क्लासिकल डांस है,
लेकिन जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, संस्कृति मंत्रालय कहता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 है। और नवा किसको मानते हैं? छऊ को मानते हैं। इस सब के बारे में जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? वो हमको भरत मुनि नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने बुक लिखी थी नाट्य शास्त्र। बहुत बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है, और मैं अपने बहुत सारे साथियों का उत्तर भी देख पा रहा हूँ कि भैया ये आपका छऊ जो है ये उड़ीसा का है, बहुत सारे साथियों ने। ठीक है, और छऊ कहाँ पर बोला था हमने? पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है, सरायकेला छऊ झारखंड में होता है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में होता है। ओके, ये तो जानकारी हुई छऊ के बैकग्राउंड के बाद। अब आगे आपके सामने ये 9 कौन कौन से देखेंगे। तो पहला है भरतनाट्यम। किस स्टेट से उसका संबंध है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है। भरतनाट्यम साथी कहाँ का, किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। और सबसे पुराना क्लासिकल डांस कौन सा है? ओल्डेस्ट कौन सा है? क्या बोलेंगे? ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है? तो वो है हमारा भरतनाट्यम। पुराना है तो भैया कब से होता है ये? तो आपसे कहते हैं कि आज से लगभग 2000 साल पुराना ये 2000 ईयर्स ओल्ड है, 2000 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? 2000 वर्ष पुराना है, 2000 ईयर्स ओल्ड है। मतलब आज सन चल रहा है, ईयर चल रहा है 2024, तो मतलब इस कैलेंडर की शुरुआत जब हुई तभी से लगभग इसके बारे में हमको पता चलता है। ओके, ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का, याद करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली केरल का है साथी। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है साथी? केरल का है। सत्रिया असम का है। और ये सबसे नया है, सन 2000 में इसको जोड़ा गया। और अगर मैं बात करूं ये लगभग 500 वर्ष पुराना है। पूछे सत्रिया कितना पुराना है? पहले और दूसरे को याद रखेंगे, लगभग 500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? लगभग 500 वर्ष। छऊ ये नवा हो गया, इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, लेकिन पेपर में एग्जाम में क्या लिख के आओगे? शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 की 9, तो इस 9 को हम मिटा देते हैं क्योंकि इसके बारे में मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, कब ये यूनेस्को में शामिल हुआ, कैसे हुआ, ये जब मैं आपको फोक डांस पढ़ाऊंगा तब मैं सारी चीजें आपको बता, के लिए निश्चिंत रहना है। देखिए कितने हैं टोटल, एग्जाम में हम 8 लिख के आएंगे, ये बात हम जान चुके। 8 कौन कौन से हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। अब यहां से क्वेश्चन कितनी तरह के पूछे जा सकते हैं ये देखना। एक तो सबसे पुराना, सबसे नया याद रखेंगे। ओडीसी आप पिछले एसएससी सीजीएल में देखिए 2022 और 23 के प्रीलिम्स में एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि सत्रिया को कब शामिल किया गया। 2022 के प्रीलिम्स का कुचिपुड़ी याद करते हैं साथी, देखना एक बार आप बोलेंगे। भरतनाट्यम, भरत से याद रख लेना, मिलन, भरत का मिलन हुआ था ना भगवान श्री राम जी से, भरत का मिलन, तो मिलन से तमिलनाडु, या बोल दे भरत कह रहे हैं कि तुम मिलना भगवान श्री राम जी से, तुम मिलना। ओडिसी का ओडिशा, ओडिसी का ओडिशा, बहुत अच्छा उत्तर लिखा है एक साथी नंदिनी ने, वेरी गुड। मणिपुरी का मणिपुर आसानी से याद हो सकता है। कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? मैं आपको एक पक्की पूड़ी दूं और एक कच्ची पूड़ी दूं, आप कौन सी खाओगे भैया? आप कहोगे भैया मुझे आंखों से दिख रहा है ये कच्ची पूड़ी है ये पक्की पूड़ी है। तो कच्ची पूड़ी तो भाई अंधा खा सकता है, आंध्र प्रदेश को मैंने कहा था ये अंधा है, अंधा। कच्ची पूड़ी अंधे को खिलाओगे वो खा जाएगा, उसको दिखेगा ही नहीं। तो कच्ची पूड़ी कौन खाएगा? अंधा, आंध्र प्रदेश। कथक कौन नहीं थकता? बोल दे यूपी वाले थकते नहीं है। अब और स्टेट वाले ये मत कहने लगना कि भैया ऐसे क्यों कह रहे हैं, भाई याद करने के लिए। अच्छा, जो यूपी के एकदम से बहुत चौड़े हो जाएंगे ये सुन के कि यार यूपी के लिए ये बात आ गई थकने की, लेकिन थकना किसमें? डायलॉग्स बाजी में। यूपी में बड़े बड़े डायलॉग होते हैं, आपने सुना हो, हमारे चाचा विधायक हैं, हमारे फूफा विधायक हैं, तो थकते नहीं है बड़े बड़े डायलॉग्स देने में। कौन? यूपी के। अब ठीक रहे यूपी। कथकली मैंने आपको बताया, कली और अट्टम पूरी स्टैटिक जीके में हमारे रूट वर्ड किसके हैं? केरल के हैं। ये मैंने पीछे भी आपको याद कराए थे, कौन कौन से? कली और अट्टम, कली और अट्टम हमेशा याद रखें। सत्रिया कहाँ का? असम का। सत्र जो चला था, संसद में चलते हैं सेशन, सत्र, सत्र आसाम खत्म हो गया।
सत्र असम खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बाकी जानकारी सॉरी, इतनी बात समझ में आई। अब मैं एक बार ये मिटा दूं, अब बोलने का प्रयास करेंगे मेरे साथ में कि मैंने कहाँ से बोला। देखें जरा साथी, पहले को बोलने का प्रयास करेंगे तो माइंड में एक इमेज बनेगी, इसी को हम स्कैन टेक्निक कहते हैं। आंखें बंद करके थोड़ा बोलने का प्रयास करिए, आंखें खुली से भी प्रयास करें। बोलेंगे जी। तब भरतनाट्यम कहाँ का बताया साथी? तमिलनाडु। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है? वो ओडिशा का है, ओडिशा का है। मणिपुरी कहाँ का है साथी? वो आपका मणिपुर का है, मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है साथी? आपका आंध्र प्रदेश का है, आंध्रा का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? ये तो यूपी आ गया। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। सत्रिया, सत्रिया कहाँ के? असम के। सत्रिया कहाँ का है? असम का। अब ध्यान से स्लाइड को देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ऐसा कौन सा राज्य है या ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस हैं? ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके दो क्लासिकल डांस? आप बड़ी आसानी से उत्तर दे सकते हैं, केरल के हैं, केरल के। अच्छा, मैंने आपसे कहा था एक बात कि आपके पास में मैप होना चाहिए सबके, हर किसी की बेंच पर मैप होना चाहिए, कॉपी में या सामने दीवार वॉल पर लगा रहना चाहिए। अब अगले स्टेप पर चलते हैं। अब के जो मॉडिफाइड आपके साथी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो अगर मैं बात करूं आपसे, उनके पूछे जाने का, उनके पूछे जाने का साथी अगर हम बात करते हैं, उनके पूछे जाने का क्या, उनके पूछे जाने का साथी आपका क्या और स्तर रह सकता है और क्या पूछ सकता है? इतनी बात में कोई, एक बार सबको फिर से मिटाते हैं, एक बार सबको फिर से मिटाते हैं और एक मैपिंग करते हैं। उस मैपिंग के माध्यम से हम और क्वेश्चनों को हमेशा याद रख पाएंगे। मुझे ये बताइए आप लोग कि जो भरतनाट्यम है वो तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु मुझे बताइए भारत में किधर स्थित है? नॉर्थ की साउथ? तो आप कहेंगे भैया ये वाला जो हिस्सा है ये तमिलनाडु का है। ये क्या है? ये तमिलनाडु है। यानी तमिलनाडु को मैं कह सकता हूं कि ये जो भरतनाट्यम यहाँ पर होता है, भरतनाट्यम, ये साउथ में होता है कि नॉर्थ में? तो हमने ये तो जान लिया कि भरतनाट्यम दक्षिण का है। कहाँ का है? साउथ का। अब भी लिख लेना आगे अपने में एस, साउथ। ओडिसी किधर का है? ओडिसी, उड़ीसा की दिशा किधर है? तो आप कहेंगे भैया उड़ीसा इधर पड़ता है। ये हो गया आपका ओडिसी, ओडिसी। आप भी एक मैप बनाए अपने कॉपी पर। मणिपुरी किधर का है भैया? मणिपुर हमारा नॉर्थ ईस्ट का है। इधर क्या है? इधर मणिपुरी, मणिपुरी। ठीक है। अच्छा जी, फिर आता है कुचिपुड़ी, यानी ओडिसी किधर पड़ा आपका? साउथ ईस्ट में। अभी पूछा गया सीपीओ में, ओडिसी नृत्य भारत की किस दिशा में होता है? तो क्या बोलेंगे? साउथ ईस्ट का हो गया। अच्छा जी, मणिपुरी किधर का बता दिया मैंने आपको? नॉर्थ ईस्ट का है। NE4 क्या हो गया? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। रीजनिंग जानते हो ना दिशा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। तो यानी कि कुचिपुड़ी कहाँ का है साथी? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, यानी कि ये भी साउथ हो गया। कथक यूपी का है, यूपी का। ये कहा क्या है यहाँ पर? कथक। और यूपी का कथक, यानी कि यहाँ नहीं लिखते इसको, फिर जगह नहीं बची। कथक कहाँ का है साथी आपका? कथक है यूपी का। कथक भी कई बार इसको बोल। ये किधर का हो गया? नॉर्थ का हो गया। कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के हैं? केरल के। तो केरल के, यानी कि इस साइड में आपका कौन कौन से हो गए? कथकली, और साथ ही आपका कौन सा हो गया? एक मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम। इनको कौन सी डायरेक्शन हम देंगे बताना जरा, दोनों को? साउथ इंडिया में कि नॉर्थ इंडिया में? तो आप कहेंगे दोनों भी साउथ में हो। सत्रिया कहाँ का है? असम का। असम किधर पड़ता है? नॉर्थ ईस्ट में। क्या बोलेंगे? इधर आपका ये सत्रिया हो गया। इस तरह से ये हमारे 8 है। आप बड़े ध्यान से देखना,
साथी, मैं आपसे पूछूं कि दक्षिण भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं? दक्षिण भारत में, ओ हो, कोई नहीं, फिर से लिख लेते हैं। भारतनाट्यम को मैंने आपसे कहा, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ फिर से सारे को, कई लेयर इसमें चढ़ गई ना, रियली सॉरी, फिर से कर लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ देखिए, मैंने आपको अभी क्या बताया था यहाँ पर कि केरला में आपका कथकली, कथकली और आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है साथी। 3 3 6, क्या बोलेंगे, 2 3 5 2 7 1 8। भरतनाट्यम किधर था, फिर से बोले, अच्छी बात है, प्रैक्टिस होगी। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में आपका ओडिसी, मणिपुरी किधर है, नॉर्थ ईस्ट, कुचिपुड़ी किधर है, साउथ में, क्या आपका कथक किधर, नॉर्थ में, कथकली साउथ में, मोहिनीअट्टम साउथ में, और आपका सत्रिया किधर है, नॉर्थ ईस्ट। तो मुझे बताओ साउथ के कितने हैं? सारे दोस्तों ने उत्तर दिया 4। एक तो ये रहा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और मोहिनीअट्टम। तो साउथ में कितने हैं? साउथ में भैया 4 क्लासिकल डांस हैं। अच्छा मुझे बताओ नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व भारत में कौन कौन से हैं? मणिपुरी है और सत्रिया है। तो नॉर्थ ईस्ट के कितने हो गए साथी? नॉर्थ ईस्ट के हो गए 2। अच्छा साउथ ईस्ट का कितना है साथी? आपका साउथ ईस्ट का ओडिसी है सिर्फ एक, उसकी संख्या 1 है। और नॉर्थ का साथी कितना है? नॉर्थ में आप कहेंगे 1 है। नॉर्थ में क्या है? 1 है। ऐसे हम इसको देखते हैं, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट। तो मुझे नहीं लगता किसी भी साथी को कोई दिक्कत आती हो, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत। तो क्या बोलेंगे? साउथ में हो गया। अभी ऐसा तो नहीं है कोई बुद्धू बच्चा जो बोले जी साउथ को दक्षिण तो बताओ, ऐसे बुद्धुओं का कहीं नंबर नहीं है दूर दूर तक भी, याद रख लेना। एक कह रहा जी साउथ को हिंदी में बता दो। दक्षिण है, दक्षिण पूर्व है, उत्तर पूर्व है, दक्षिण है, उत्तर है, दक्षिण है, दक्षिण दक्षिण, ये आपका उत्तर पूर्व। इतने बुद्धू रहेंगे, इतने बुद्धू रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? दिशाओं के नाम तो याद होने चाहिए। अच्छा अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो हम लॉजिकली सोचेंगे कि 4 से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तो पूछ भी सकता है पूछने को, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो उत्तर भारत में आयोजित होता है? सारे दोस्त बताएंगे ऐसा, ऐसा कौन सा, बताएंगे फटाफट से, कौन सा क्लासिकल डांस है जो उत्तर भारत में आयोजित होता है? छऊ की साथ ही बात ही नहीं करनी हमको। सर आपने ये फिंगर टिप करवा रखे हैं पहले से, कविता मीना जी बहुत शानदार है, आपका रिवीजन चल रहा होगा, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब तक क्या होता था कि ओडिसी को हम मानते थे किसमें? साउथ में। लेकिन इस बार एसएससी सीपीओ ने पूछ लिया, उसका डायरेक्शन भी साउथ ईस्ट ही दे दिया। तो साउथ ईस्ट फिर हमको चुनना होगा क्योंकि वो है भी साउथ ईस्ट। तो इस तरह के प्रश्नों को, ये बेसिक क्वेश्चन है जो बन सकते हैं, तो आपके माइंड में साथी ये हमेशा होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि आप कोई गलती करें, कभी ऐसा ना हो कि आप कोई गलती करें। एक बार मुझे विश्वास दिलाएंगे कि भैया इस तरह के इससे बनने वाले किसी भी क्वेश्चन को, चाहे वो डायरेक्शन का बने या किसी का भी बने, हम हमेशा उसको सही करें। कि आपको एक स्मार्ट स्टूडेंट होना ही होगा। मैं नहीं भी बताता आपको ये चीज़ें, तब भी करनी चाहिए थी। अब तो बिल्कुल भी गलत मत करना, ठीक है? कोई दिक्कत साथी? बात क्लियर है? एक बात हम सब कर दें, उत्तर भारत का एक ने तो कथकली लिख दिया है। बताओ इसको, बुद्धू को इतना अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि कथकली केरल का, और केरल किस दिशा में है, बताने के बावजूद कथकली लिख रहे हो तुम यार। बाकी सब कथक लिख रहे, एक ने कथकली लिखा। एक देखो ये कविता मणिपुरी लिख रही है। आगे आएंगे, अब चलते हैं इन सब के बारे में जानकारी। तो आप सारे बोलेंगे कि भरतनाट्यम कहाँ का है? अब सारे दोस्त उत्तर देंगे इसको। तो भरतनाट्यम कहाँ का था साथी बताएं? कहाँ का? दक्षिण भारत का है।
और तमिलनाडु का है। इसका पुराना नाम सादिर था, पहले इसको सादिर कहा जाता था। इसी का अन्य नाम दासी अट्टम है और अग्नि नृत्य है। इसको दासियां करती थी पहले। पहले पता है क्या होता था, बहुत सारे गांवों में या बहुत सारी जगह पर जो मंदिर होते थे, उन मंदिरों में एक कन्या को समर्पित कर दिया जाता था, ये देवताओं के लिए नृत्य करेगी, तो उसको दासी माना जाता था कि भगवान जी की दासी है ये। और उसका पूरा जीवन उस जो मंदिर होता था उस मंदिर में नृत्य करने में गुजरता था। मंदिर में डांस करती थी, कहते कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ये डांस कराना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया दासी अट्टम। अग्नि नृत्य की, अग्नि के प्रवेश करके नृत्य करती थी। इस भरतनाट्यम के बारे में हमको ये जानकारी दो बुक से मिली। एक तो शिल्पाधिकारम, तमिल की बुक है एक। आप हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो जब आप तमिल साहित्य को पढ़ेंगे वहाँ पे तमिल संगम, तब आप जानेंगे। अभिनय दर्पण एक पुस्तक है, दो पुस्तकें हैं। तो पूछे आपसे भरतनाट्यम की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है, किस पुस्तक से मिलती है, तो आप कहेंगे अभिनय दर्पण। यह मंदिरों को समर्पित था। नृत्य का आरंभ आला रिपू से होता है। तो क्या पूछेगा आपसे, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित था? तो दासियां जो डांस करती थी आपका मंदिर में जाकर के, टेंपल में जाकर के, आला रिपू। देखो कोई भी जो शास्त्रीय नृत्य, मैंने बोला इसमें कुछ कलाएं होती हैं, कुछ स्टेप होते हैं। तो जो पहला स्टेप है भरतनाट्यम का, जो इसकी स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी? आला रिपू से। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा दो तरह से, कि भरतनाट्यम की शुरुआत किस स्टेप से होती है, या आपसे पूछ लेगा आला रिपू। आज तक पूछा गया आला रिपू का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। आला रिपू किससे है? आला रे आला, भरत से मिलने को भगवान से राम जी आ रहे हैं। आला रे आला, आला रिपू। कटका मुख हस्त मुद्रा, इसमें तीन उंगलियों को जोड़ करके क्या बनाते हैं, ये ओम का साइन बनाते हैं, तीन उंगलियों को जोड़ करके। तो आपसे कभी भी पूछे कटका मुख हस्त मुद्रा का संबंध किससे है, थोड़े टिपिकल वर्ड्स हैं, लेकिन एसएससी बहुत पूछती है। आप प्रीवियस ईयर उठा के कभी देखना। मैं कहूंगा, मैं हमेशा से छात्रों से कहता था, अब से 2 साल पहले भी स्टैटिक जीके में, कि बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते। बहुत सारे साथियों ने अंत भी लिख दिया है जी, थिल्लाना पर इसका अंत होगा। राजमीना जी, अभिषेक, अनिरुद्ध, कृतिका, बहुत शानदार। नृत्य का जो अंत होता है वो तिल्लाना स्टेप पर होता है, थिल्लाना। ये भी महत्वपूर्ण बात। तो शुरुआत किस पर हुई? आला रिपू पर। और खत्म किस पर हुआ? तिल्लाना स्टेप पर। नट्टूवार भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। एक तो नाचने वाला हो, डांस करने वाला डांसर हो गया, एक है जो वहां पर कविता पढ़ रहा है, उसको बोलते हैं नट्टूवार। तो नट्टूवार का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। धुन के लिए कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। और एकल, एकल मतलब एक कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिसको एकाहारीय कहते हैं, यानी एक ही के द्वारा सारे आहार किए जा रहे हैं। और कर्नाटक संगीत जो है ये साउथ का म्यूजिक है, साउथ का म्यूजिक है। भारतीय संगीत के बारे में आपको जानना होगा कि भारतीय संगीत के दो हिस्से। कितने? भारतीय संगीत के दो हिस्से हैं, यानी इंडियन म्यूजिक को दो पार्ट में हम बांटते हैं साथी आपका। एक तो हम बांटते हैं उत्तर भारत, तो जो नॉर्थ में होता है उसको हम बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत में जो होता है उसको कर्नाटक संगीत हम कहते हैं। तो अभी कौन सा संगीत मैंने आपको बताया, सारे साथी बताएंगे। अभी मैंने आपको भरतनाट्यम में कौन सा संगीत, तो भरतनाट्यम नॉर्थ का है कि साउथ का है? तो साउथ का। तो साउथ में कौन सा म्यूजिक होगा? भैया आप केरल देख के आए ना इस डांस को? हाँ, केरल में हम मोहिनी अट्टम देख के आए साथी, कथकली देख के आए। मैंने लाइव भी दिखाया था इंस्टाग्राम आपको। सुनील भाई ठीक कह रहे हैं। इस नृत्य में भाई जब म्यूजिक आएगा तो क्या बोलेंगे, उसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? मृदंगम, अभी आप इनके फोटोज दिखाऊंगा मैं आपको जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ाऊंगा। वीणा, जो माँ सरस्वती जी के पास है, भगवान श्री कृष्ण जी के पास जो बांसुरी है आदि का प्रयोग होता है। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, भरतनाट्यम में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो मृदंगम, वीणा और बांसुरी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रिपीट कर लें एक बार, देख लो इसको अच्छे से। कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है? आंखें बंद करिए, बोलिए कि तमिलनाडु, मेरी बात सुनिए ध्यान से भैया। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में एक शास्त्रीय नृत्य है आपका, जिसका नाम है आपका क्या?
भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की अगर हम बात करते हैं साथ ही किस राज्य में, तमिलनाडु राज्य में आयोजित किया जाता है। यह मंदिरों को समर्पित है। इसका पुराना नाम सादिर था। इसी नृत्य को हम दासी अट्टम और आपका अग्नि नृत्य के नाम से भी जानते हैं। इस नृत्य की शुरुआत आलारिपू से होती है और इस नृत्य का जो अंत होता है वह थिल्लाना पर होता है। कट का हस्त मुद्रा का इस्तेमाल भी किसमें होता है, भरतनाट्यम में ऊंट का साइन बनाया जाता है। अगर हम संगीत की बात करते हैं तो संगीत कौन सा प्रयोग होगा, दक्षिण भारत का अर्थात हमारा कर्नाटक संगीत इसमें प्रयोग होता है। ठीक है। नटुवार क्या करता है, कविता का पाठ करता है और एक ही कलाकार के द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को किया जाता है, इसीलिए उसको एकाहार्य हम कहते हैं। क्या बोलते हैं, एकाहार्य। इसमें प्रयुक्त जो वाद्य यंत्र हैं वह मृदंगम, वीणा और बांसुरी है। बोलो आया मजा। इस तरह की जानकारी भी आपको इकट्ठी करनी होंगी अगर टॉपर लिस्ट में आना चाहते हो। तो काम चलाना चाहते हो तो बात दूसरी, काम तो चलता रहेगा, फिर 2-4 साल 5 साल तैयारी चलती रहती है बच्चों की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी आगे आएंगे। भैया आपने उनसे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ लिया था? नहीं दोस्त, मैं क्या क्वेश्चन, वो उनकी एक्सपर्टीज है उसमें, बहुत आगे। तो बस 4 लाइन जानते हैं उसके बारे में, वो उसके कलाकार हैं, सम्मान्य लोग हैं कि भारत की जो पुरानी संस्कृति और कला है उनको बचाए हुए है कोई। ओके सर, वॉइस कम आ रही है बेटा, आ रही है ना? कम को मैं धीमे ही बोलता हूँ, ठीक है। मैं धीमे ही बोलता हूँ, मैं हमेशा बच्चों से कहता भी हूँ, उनको बताता हूँ कि एक स्टूडेंट को ऑनलाइन स्टडी के दौरान अपनी आंखों का और अपने कान का ख्याल रखना है। आंखों का इसलिए, जैसे आप देख रहे हैं ना, बैक कैसा है, ब्लैक कलर का है। आप पुरानी यूट्यूब वीडियोस खोलिए, उन सब के बैकग्राउंड आपको वाइट मिलेंगे। मैंने इसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, सब लोगों से बात की, सब टीचर्स से बात की कि बच्चों को हमको ब्लैक बैकग्राउंड पे, बहुत सारे लोग माने उस चीज़ को फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग अभी भी नहीं फॉलो करते ब्लैक बैक, कुछ लोग वाइट बैकग्राउंड पे। क्या आप आंखें खो देंगे अपनी वाइट बैकग्राउंड पे पढ़ेंगे तो। और साथ में आप याद रख लेना, माइंड का एक वर्क फंक्शन है। आपसे किसी ने प्यार से कुछ जो बोला होगा वो मेमोरीज हमेशा आपके माइंड में रहेंगी। आप भूल जाएंगे स्कूल में आपके दोस्त ने आपको किस प्रकार से गाली दिया, किस प्रकार के चिल्ला के उससे बात की थी, नहीं याद रहेगा। क्योंकि मस्तिष्क की मेमोरी का ये सिद्धांत है कि जो बहुत तेज आवाजें उससे टकराती हैं वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चले जाती है एक टाइम के साथ। बहुत अधिक चिल्लाने की अवस्था में ना तो अध्यापक को पढ़ाना चाहिए और ना किसी को पढ़ना चाहिए। ये मूल नियम है कुछ पढ़ने के। ठीक है, आंखों का ख्याल रखना है। हमें सारे स्टूडेंट से ये भी कहता हूँ कि आपको अपनी आंखों के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2 मिनट इन आंखों को देनी है। इस संसार को आप इन आंखों से देखेंगे। आप सोचिए, आप पढ़ते हैं और कल आपको पता चले कि आप देखने लायक नहीं रहे, क्या ही अर्थ है उस अध्ययन का। कि आप सुनने लायक नहीं रहे, है ना। बहुत धीमे ही सुनना चाहिए, मैं बोलता ही धीमे हूँ। ओडिसी कहाँ का है साथी, बोले सारे दोस्त? उड़ीसा का है। कि भगवान कृष्ण से संबंध है इसका। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। त्रिभंग मुद्रा किसकी है, ओडिशी की। इसे ओरिली भी कहा जाता है, तो ओरिली। इसकी शुरुआत किससे होती है, मंगलाचरण, और अंत किस पर होता है साथी, मोक्ष पर। अब याद करिए उसको क्या बताया था मैंने, अब एकदम से याद आएगा। तमिलनाडु, तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम है उसकी शुरुआत आलारिपू पर, उसका अंत किस पर हुआ, थिल्लाना पर। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से। तो मंगलाचरण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है और मोक्ष का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मंगलाचरण यानी पृथ्वी माता को पुष्प अर्पित किया जाता है शुरुआत में, और मोक्ष जो अंतिम होता है उसमें थरिजम डांस होता है, एक ओडिसी का ही भाग है। तो कभी भी पूछे थारिजम जो डांस है उसका संबंध किससे है, थारिजम का, तो हम बोलेंगे भैया ओडिसी से। ठीक है। कह रहे भैया इसीलिए लोग कॉल पर धीरे धीरे बात करते हैं। हाँ, तो प्रेम की बातें ध्यान रहती हैं, शब्द भी ध्यान रह जाते हैं, तेज आवाजें ध्यान नहीं रहती है। बोला करो, कोई तेज बोले तो सर नहीं, तेज नहीं, धीमे। धीमे के पक्ष में आपको होना चाहिए कि आपको आवाज भर आए और आप सुन। नृत्य के उदाहरण, इस डांस के बारे में जानकारी जैसे हमको आपका भरतनाट्यम के बारे में 2 पुस्तकों से मिली। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं। ये गुफाएं कहाँ पर हैं आपका, ये गुफाएं हैं उड़ीसा में। गुफाओं से भी क्वेश्चन पूछता है एसएससी।
तो वहां से इनके बारे में प्रमाण मिलता है। मुख्यतः वहां की जो महारी जनजाति है उसके द्वारा ये किया जाता है। नृत्यांगनाएं शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती हैं। इसे सचल मूर्ति कहा जाता है, जैसा कि फोटो में भी हमने दिखाया आपको। ज्यामितीय पैटर्न कौन सा है? जो उन्होंने बना रखा है, ठीक है, एक ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, उसको सचल मूर्ति कहा जाता है। यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। प्रयोग वाद्य यंत्र इसमें होते हैं मंजीरा, पखावज होता है ढोलक के जैसा ही, और ढोल और सितार प्रयोग होता है, ठीक है, देखेंगे। तो क्या क्या मैंने आपको बताया। ओडिसी नृत्य का संबंध जो है वो भगवान श्री कृष्ण से है। इसके लिए कौन सी मुद्रा इस्तेमाल होती है? तो त्रिभंग मुद्रा आप याद रखेंगे। और एक जो विशेष प्रकार का ज्यामितीय पैटर्न बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सचल मूर्ति कहते हैं। इसकी शुरुआत साथ ही मंगलाचरण से होती है, अंत इसका मोक्ष पर होता है। और जब मोक्ष को परफॉर्म किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, तो थारिजम डांस भी किया जाता है। इसी को हम ओरीली भी कहते हैं, ठीक है। और क्या बताया मैंने, किसके द्वारा होता है ये आपका मुख्यतः महारी जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बारे में जो एविडेंस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, वो उदयगिरी की और या खंडगिरी की जो गुफाएं हैं उसमें इनके बारे में जानकारी मिली है कि इस तरह का नृत्य किया जाता था। वहां पर कुछ लेख मिले हैं, ठीक है, केव्स में, जिसको केव एडिक्ट हम बोलते हैं, गुफाओं पर लिखा मिला है इसके बारे में। जो आपका वाद्य यंत्र, इसमें सितार भी इस्तेमाल होता है, आपका पखावज भी इस्तेमाल होता है, मंजीरा भी इस्तेमाल होता है, ढोर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, बहुत जरूरी है। आगे आए मणिपुरी, बताएं जी मणिपुरी कहाँ का है? फटाफट से बताएं, मणिपुरी साथी कहाँ का है? बहुत बढ़िया। सर पहले आप शास्त्रीय नृत्य के नर्तक भी पढ़ाएंगे उनको, कल की कक्षा में हम करेंगे। आपने शायद शुरुआत से क्लास नहीं की, स्नेहा गुड़िया, आपको शुरू से पढ़ना चाहिए, पूरी क्लास किया करो। शुरुआत में ही बताता हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे इस टॉपिक। मणिपुरी किससे है? ये भगवान विष्णु जी से संबंधित है। ओडिसी किससे था? भगवान श्री कृष्ण से संबंध था उसका। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां इसमें भी समझाई जाती हैं, मणिपुरी में भी, और किसमें? ओडिसी में भी। इसके 3 प्रमुख शैली हैं। लाई हरोबा मोस्ट इंपोर्टेंट, मुझे नहीं लगता एसएससी का कोई भी शिफ्ट खाली रहा हो। शिफ्ट से मतलब एग्जाम। संकीर्तन और रासलीला, 3 तरह की परफॉर्मेंस होती है, तो बहुत पूछा जाता है। लाई हरोबा तो मैंने आपको याद भी लाया, ओ संग लाई मणि, तो यो संग त्योहार और लाई हरोबा एक फेस्टिवल भी है। कहाँ का? मणिपुर का एक फेस्टिवल भी है। तो आपसे पूछे लाई हरोबा नृत्य किसका भाग है? लाई हरोबा याद रखेंगे मणिपुर का। जी भैया, हमको पहले से याद है। इसमें पेना एक वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप पीपनी बजाने लग जाओ, सीटी बजाने लग जाओ, तो ये सब कहाँ के हैं? तो मणिपुरी में प्रयोग होता है, ठीक है, पेना वाद्य यंत्र का प्रयोग किया। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना मतलब जो डांस करेगा वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है और गाना भी वही गाता है। ये सब एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है और उस व्यक्ति को हम बोलते हैं पंगचोलेम। क्या बोलते हैं? पंगचोलेम। तो पंगचोलेम का संबंध किससे है? मणिपुरी से है, इंपॉर्टेंट है। जैसे साथी अभी मैंने बताया कि इसकी 3 प्रमुख स्टाइल हैं, शैली हैं, 3 तरह से किया जाता है, लेकिन इसके 2 पार्ट हैं, जागुई और चोलेम। मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं। इसमें 64 तरह की तालों का प्रयोग होता, पैर की थाप, हाथ की थाप। नागबंद मुद्रा, जिसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता, कर्व्स के माध्यम से, इस तरह के कर्व्स बॉडी में, ठीक है। नागबंद मुद्रा का संबंध किससे है साथी? तो नागबंद मुद्रा नहीं भूलना एक तो वर्ड, ठीक है। जागोई और चोलेम नहीं भूलने, कि चोलेम वर्ड मैं कहता हूँ कि बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर के एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीपीएल, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन और कई कई बार पूछा गया है। सुनील जी ने लिखा है, सर जी झावेरी बहनें मणिपुरी से रिलेटेड है ना? जी हाँ, हम झावेरी सिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कल की कक्षा में साथी। वो 4 बहनें हैं, दर्शना, नैना, रंजना, सुवर्णा, चारों बहनों के नाम है और चारों ने देश का नाम ऊंचा किया है। कोई दिक्कत? सर जी डीएसएसबी का एग्जाम कब तक होगा? बेटा यहाँ क्लास में सिर्फ क्लास की बातें करनी है, इस पे फोकस करना है। एग्जाम कब होगा? वो होगा ही। अगर आपके अंदर दम होगा तो आप वो पेपर निकाल ही लेंगे, और पेपर जब होगा तब होगा ही। उन चिंताओं में फंसना ही नहीं है।
ठीक है, पहले अपनी वेल्थ क्रिएट करनी, वेल्थ का मतलब अपनी ताकत क्रिएट करनी है, पढ़ना है। आप सड़क पर खड़े थे, आपने देखा एक गाड़ी निकल के गई, अब आपने एक माइंड में लगातार ये चल रहा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं मुझको ये लेना, अब उस चिंताओं में डूबे हुए। तो ये फालतू की चिंताएं आपको छोड़नी होंगी। आपको एक कैमरे की तरह काम करना है। जैसे कैमरा उस गाड़ी का फोटो खींच ले, कैमरा, तो कैमरा क्या सोचेगा कि मुझको ये गाड़ी लेनी है, तो आप कहेंगे नहीं जी। तो एक स्टूडेंट को हमेशा इन सब चीजों के प्रति विरक्त हो जाना है। विरक्त का मतलब जब आप तैयारी करते हैं तो डूब के पढ़िए, क्योंकि DSSB का बैच चल रहा है, बैच में आप आ चुके हैं, तो सीधी सी बात है परीक्षा से पहले ये बैच होगा, तो आपको फोकस परीक्षा पर नहीं इस बैच पर करना है। तो उसके अतिरिक्त जो कोई भी बातें उनसे अगर आप ध्यान हटाएंगे तो आप सिलेक्शन के करीब जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत, बात समझ में आई मेरी? पंगचोलोम कभी नहीं भूलना भैया, आगे आएंगे एक बार फिर से देख लेते हैं। वैष्णव, जैसे ओडिसी भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था, इसमें भी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां। इसकी 3 प्रमुख शैलियां मैंने आपको बताई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है साथी लाई हरोबा, रासलीला और संकीर्तन। कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने इसमें आपको बताया? पैना। मैंने कहा कि इसमें गाना गाना, नृत्य करना और साथ में आपका म्यूजिक भी देना एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, उसको पुंगचोलम कहते हैं। जो हमारा 3 शैली मैंने आपको बताई, लाई हरोबा, संकीर्तन, रासलीला, मैंने बताया कि इसके 2 भाग भी हैं मणिपुरी के। 2 भाग कौन कौन से हैं? संकीर्तन बोलेंगे, और आपका संकीर्तन, रासलीला और लाई हरोबा, ये तो हुए इसकी 3 शैली। 2 भाग कौन कौन से हैं इसके साथ ही बोलेंगे, तो 2 भाग है जागुई और चोले, 64 ताल और नागबंद मुद्रा। चौथा बताएंगे भैया कुचिपुड़ी कहाँ का बताया था मैंने, साउथ का कि नॉर्थ? बोलेंगे साउथ का कि नॉर्थ का, बताएंगे सारे दोस्त। वेरी गुड वेरी गुड। गुरुजी त्रिभंग मुद्रा करके दिखाइए। भाई साहब मैं इतना बड़ा डांस का एक्सपर्ट होता तो मैं उसमें शास्त्रीय नृत्य ही कर रहा होता। मेरा काम पढ़ाने का, मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको स्टेप थोड़ी करके दिखा सकता हूँ कि आप कहेंगे भैया ये ओरिली का स्टेप बनाइए, 64 तालों का प्रयोग करके दिखाइए। ये दर्शाएगा सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बातें आप करते हैं कि आप एक बुद्धू छात्र हैं। बुद्धू छात्र समझते हैं? चलो, कुचिपुड़ी, क्या बोलेंगे? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के एक गांव कुचेलापुरम के नाम पर इसको रखा गया। तो अभी पूछा गया था आपका पिछले एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीलिम्स को आप देखेंगे कि आज जो नहीं, सॉरी एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया, सॉरी, ये पूछा गया था दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जो एडब्ल्यूओ वाला, दोनों में सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी का जन्म आंध्र प्रदेश के किस जिले से हुआ। यह भाषण यानी कि जो कलाकार अपने मुख से शब्द निकाल रहा है और डांस कर रहा है, उन दोनों को जोड़ता है। भागवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल की तस्तरी में पैर रख के इस नृत्य को किया जाता है। तो पीतल की तस्तरी किस नृत्य में प्रयोग होती है? तो क्या बोलेंगे भैया? कुचिपुड़ी में प्रयोग होती है। ये भी साउथ का है तो कर्नाटक म्यूजिक, तो बड़ी आसान सी बात है। मैं पूछूं कुचिपुड़ी में कौन सा नृत्य प्रयोग, कौन सा संगीत प्रयोग होता है? तो हिंदुस्तानी कहेंगे कि कर्नाटक? आप कहेंगे हिंदुस्तानी तो भैया उत्तर भारत का है। ठीक है, क्या बोलेंगे? उत्तर भारत का है। बहुत ठीक लिखा कई साथियों ने। आंध्र प्रदेश, ऋतुराज चौहान जी, और ठीक उत्तर आपने दिया। बादल यादव जी बहुत सारा थैंक यू। यू टू, ऑलवेज बहुत सारा प्यार। आप भी इस दुनिया के सबसे अच्छे छात्र हैं। अच्छे छात्रों के बहुत अच्छी बातें निकलती हैं। मटरी बोल देता हूँ मैं उन स्टूडेंट को जो खराब की बातें करते हैं बिना आधार की, उनको हम टैग देते हैं मटरी का। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। आदि गुरु मतलब शुरुआती गुरु, जिन्होंने इसको सिखाना शुरू किया लोगों को। आदि का मतलब होता है स्टार्टिंग, शुरुआत। भगवान शिव जी के लिए आप भजन सुनते, आदि ना अंत है उसका, ना आदि ना अंत। आदि किसको बोलते हैं? शुरुआत को। शुरुआत करने वाले गुरु। नर्तकों को जो इसमें से डांसर हैं, इनको हम भगवतालू के नाम से जानते हैं। भगवतालू के नाम से जानते हैं। तुल्ला कद या पत्ताक्षर का संबंध किससे है? वो कुचिपुड़ी से है। इस नृत्य भाग में शरीर की हरकतें शामिल हैं। कावुत्तम में क्या होता है? व्यापक कलाबाजियां, हवा में करतब किए जाते हैं। मंडूक शब्दम का इस्तेमाल किसमें होता है? वो आपका
कुचिपुड़ी में होता है। जलचित्र नृत्यम, इसमें कलाकार अपने पैर के अंगूठे से सतह पर चित्र बनाते हैं, मतलब पैर के अंगूठे से चित्र बनाना डांस के दौरान ही। पुरुष कलाकारों की पोशाक को बगलबंदी कहा जाता है। तो पूछे कुचिपुड़ी में इस्तेमाल होने वाली जो आपकी पोशाक है उसको क्या कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, बगलबंदी कहा जाता है। देखिए क्या बोला मैंने, कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के किस जिले का, आपका कृष्णा जिले का। वहां पर जगह कौन सी, कुचेला। और ये किसको जोड़ता है, जो डांसर है जो बोल रहा, भाषण और माइम को जोड़ता है। पीतल की तस्तरी पर यह नृत्य किया जाता है। संगीत, इसमें कर्नाटक संगीत प्रयोग होता है। भागवत पुराण की जो कहानियां उनको डांस के माध्यम से दिखाया जाता है। और कौन इसके, मैंने आदि गुरु आपको बताए कि भैया इसके जो आदि गुरु हैं वो सुधेंद्र योगी हैं, जिन्होंने इसको सबको सिखाया। जो डांस करने वाले उनको भगवतालु कहते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया एक जलचित्र नृत्यम भी होता है, जिसमें कलाकार पैर के अंगूठे से क्या करता है, सतह पर एक चित्र बनाता है। पोशाक को हम बगलबंदी कहते हैं। यहाँ पर 16 कद या पत्ताक्षर मैंने बोला कि शरीर की जो हरकतें वो शामिल हैं। हवाई कलाबाजियां किसमें बताई, कावुत्तम में। और मंडूक शब्दम एक मेंढक की कहानी को बताता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर्वजीत भैया, जैसे आप स्टैटिक जीके के आदि गुरु हैं, ये सही शब्द है। नहीं, मैं कोई आदि गुरु नहीं, पुस्तकों के माध्यम से सारी जानकारियां जोड़ी गई हैं। हाँ, पर यह था कि हमने इस विषय की शुरुआत की, कोई इसको पढ़ाने को तैयार नहीं था। स्टैटिक जीके के नाम पे पता है क्या पढ़ाया जाता था, सोचो, प्रमुख बांध, प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां, पठार, एयरपोर्ट, परिवहन। तो पेपर से कोई लेना देना था नहीं दूर तक। और बच्चा स्टैटिक जीके में पेपर दे के आता है, जो नहीं पढ़ता। अभी भी जो छात्र नहीं पढ़ रहे होंगे, मान के चलो विनर्स बैच से नहीं जुड़े हुए हैं या अपने छात्र ही नहीं है, किसी माध्यम से बेचारे नहीं जुड़ पाए, उनको ये सब देखने को ही नहीं मिलेगा कहीं भी। कई भाई साहब एक्टिव हो गए ऑफलाइन सेंटर्स में, उन्होंने कॉपी निकाल के बांट दी, बच्चे का भला होना चाहिए, एटलीस्ट हमारी पीडीएफ ले लो, दिक्कत नहीं है। हमारा तो कोई भी पढ़ा रहा है कहीं भी, मेरी तरफ से अपने कंटेंट का कॉपीराइट कहीं नहीं, सबको जाए, सब पढ़ लें उसको, एटलीस्ट पढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि वो तैयार करके। अब लोग क्या पढ़ते हैं, हिस्ट्री की 100 क्लासेस पढ़ाते हैं, इतिहास की 100 क्लासेस, और प्रश्न आने हैं 1-2 बेसिक प्रश्न आएंगे जिसमें से बच्चा कर ही लेता है। आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स की 100 वीडियोस, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी आज परीक्षा से गायब हो चुके हैं, वेटेज ही नहीं बचा। वेटेज बचा है पॉलिटी। पॉलिटी सबसे पहला वेटेज स्टैटिक जीके का, दूसरा पॉलिटी का, तीसरा करंट अफेयर्स का। ये तीनों लगभग 80% को कवर कर देते हैं, बाकी 20% में सब कुछ है। ठीक है साहब। कथक, कथक का अन्य नाम क्या, नटवरी। बोलो कथक कहाँ का है साथी, ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं। देखिए चित्र में उन्होंने पहने हुए भी दीदी ने। एक कहानी सुनाने के लिए इस नृत्य का प्रयोग होता है, इसे पढ़ंत कहा जाता है। कथक नृत्य की जो वेशभूषा है वो अनारकली सूट पहना हुआ है, लंबी कमीज चूड़ीदार, जो नीचे पजामी पहनी जाएगी वो चूड़ीदार होगी। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा भैया घराना क्या, तो घराने हम पढ़ेंगे। घराने का मतलब होता है साथी, जैसे मानिए कि जब म्यूजिक की शुरुआत हुई तो किसी एक व्यक्ति से हुई होगी, उस एक व्यक्ति का केंद्र क्या था, तो उसके स्टूडेंट वहां आए, तो लखनऊ में जो चला तो लखनऊ घराना हो गया। जयपुर से जो शुरुआत हुई तो जयपुर, जिस घर से शुरुआत हुई उसको जयपुर घराना हम कहते हैं। कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे के द्वारा पुनर्जीवित किया गया, नहीं तो कथक खत्म हो चुका था। तो कथक को रिवाइव किसने किया है, क्या बोलोगे, कथक को भैया किसने रिवाइव किया है, तो लेडी लीला सोखे ने, लेडी लीला सोखे ने, लेडी लीला सोखे ने, लेडी लीला सोखे। तो कथक के बारे में महत्वपूर्ण चीज, एक तो ये उत्तर का अकेला शास्त्रीय नृत्य है, नॉर्थ का अकेला है बेचारा, एकला चलो रे, अकेला है। ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। घुंघरू और चक्कर, ये मैंने आपको बता दिया, महत्वपूर्ण चीज नहीं है। क्या बोलोगे घराना, तो पूछे कि आपका कथक का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ, जयपुर, बनारस और रायगढ़ घराना।
इस तरह का प्रश्न नहीं पूछता, प्रश्न हमेशा पूछता है क्योंकि घराने ज्यादा है तो पूछता कथक का संबंध किस घराने से नहीं है, और इसके अलावा अन्य नाम दे देगा, कोई अन्य नाम दे। ठीक है, शिवम कुमार जी बहुत धन्यवाद मेरे साथी। कथकली, और कथकली केरल का है, और कौन सा था केरल का दूसरा बताएंगे। कथकली विशेषतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, हालांकि अब तो महिलाएं भी इसको करने लग गई हैं। रामायण महाभारत की कहानियों का नृत्य इसमें किया जाता है, हम ये देख के आए थे कथकली जब हम केरल गए। इसमें जो हीरो होता है नायक, उसको पाचा बोलते हैं। एक खलनायक आता है, खलनायक, जिन साथियों ने मेरी वो वीडियो देखी होगी वो जाने होंगे वो कैसे आके उससे लड़ता है, तो खलनायक है जो इससे आके लड़ता है। ठीक है, इसको कथी कहते हैं, कथी मतलब जो हमने देखा तो पहले ये आता है, और इसको दो स्त्रियां फिर रिझाती हैं, तो ये किसी एक की तरफ चला जाता है तो दूसरी वाली नाराज होती है, दूसरी की तरफ चला जाता है तो पहली वाली नाराज होती है। इस तरह की चीज़ों में फिर ये दोनों को मनाता है, उसमें दोनों को खुश करता है कुछ कुछ गिफ्ट करके। और फिर एक विलेन आता है, ठीक है, विलेन की एंट्री होती है, और उसमें बहुत सारी कथाएं, जैसे हमारे समय हमारे वहाँ पर देखा गया था जब हम इसको देख रहे थे, तो जो दुशासन है, तो दुशासन के वध की कथा को दिखाया था वहाँ पर महाभारत की। खलनायक, इसमें चेहरे का हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है, चेहरे से करता है सब कुछ, आंख वाँखों से, ऐसे आंखें मटका करके, मुंह मटका करके सारा डांस करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य इसमें चेहरे का हाव भाव प्रदर्शित किया जाता है, और ये एक थिएटर में होता है, मतलब आगे यहाँ पर स्टेज होती है और यहाँ पर ये दर्शक बैठे रहते हैं ऐसे, ये शायद आपने भी देखा होगा, ऐसे फिर चेयर्स होती हैं। तो ये जो जगह है इसको बोलते हैं थिएटर, ये कुट्टम पालम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कथकली का थिएटर क्या कहलाता है, कुट्टम पालम। कथकली में 24 मुद्राएं होती हैं। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें इडक्का, चिंदा और मडालाम का प्रयोग होता है। जो साथी में महत्वपूर्ण मार्क कर रहा हूँ उस पर विशेष ध्यान देना है हमेशा। कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा मणि प्रवलम अर्थात मलयालम, कि भाई केरल की भाषा क्या है, मणि प्रवलम, तो मलयालम और संस्कृत का मिश्रण। गीतों के शब्दों को अट्ट कथा कहा जाता है। तो आपसे कभी भी पूछेगा अट्ट कथा का संबंध किससे है, तो आप क्या कहेंगे साथी, अट्ट कथा का, तो आप कहेंगे कथकली से है भैया, कथकली से। मणि प्रवलम का संबंध किससे है, कथकली से है। ठीक है, और आपका कथकली किस तत्व का प्रतीक है, आकाश तत्व का। इडक्का, चंदा, मडालाम का प्रयोग होता है। इसमें जो नायक है वो पाचा होता है, खलनायक को कथी कहते हैं। रामायण महाभारत की कहानियां इसके आधार हैं। ठीक है, और नाट्य स्थान कुट्टम पालम कहलाता है, कुट्टम पालम। चेहरे का भाव दिखाइए सर, सविता जी कह रही हैं। सविता बच्चे बोर्ड पे फोकस करना है, अतिरिक्त बातों पे नहीं। गंदे बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद, ठीक है, गंदे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है साथी। गंदे बच्चे से मतलब होता है कि आप लीक से हट के बातें करते हैं। तो जब आप टाइप कर रहे होते हैं तो आपको इतनी बुद्धि नहीं होती कि टाइप करते टाइम अब आपका मेरा ध्यान कक्षा से हट गया, तो जब मेरा ध्यान कक्षा से हट गया और मैंने इस कमेंट करने को ज़्यादा महत्व दे दिया तो मेरा ध्यान उस घर परिवार से भी हट गया जिसने सपने लगा रखे हैं मुझसे। साथी बहुत मेहनत करनी है, डूब के तन्मयता के साथ में, ऐसी मेहनत करो कोई और ना कर पाए, तब तुम टॉप पर रहोगे। नहीं तो कोई भी रिप्लेस कर देगा तुमको, 2 दिन में कर देगा, कोई 1 महीने में कर देगा। ठीक है, टॉप पे बने रहना, निरंतर मेहनत करनी है। अलग अलग पात्रों के लिए चेहरे के सुपरिष्कृत श्रृंगार के साथ में सिर की टोपी का उपयोग किया जाता है। श्रृंगार या वेशम 5 प्रकार का होता है, पाचा, काठी, थड़ी, कारी और मिनुक्कू। अलग अलग रंगों के श्रृंगार में अपना महत्व होता है, और बड़ी मेहनत करते हैं लोग, मैंने देखा तैयार होते हुए कम से कम 2 घंटे तैयार करने में लग जाते हैं, इतने वो खड़ा ही रहता है वजन को, उसको सोचिए कितना मुश्किल है। हरा रंग कुलीनता, देवत्व और सद्गुण इंगित करता है। नाक की बगल में यहाँ पे एक लाल धब्बा बनाया जाता है जो राजसी गौरव को दिखाता है। ठीक है, बुराई और दुष्टता इंगित करने के लिए काले रंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा, ये बात याद रख ले लिए। बस याद रख लेना जो इसमें मेकअप होता है विषम कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। वो 5 कौन कौन से नाम है वो मैंने आपको लिख के बता दिए। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगी ये। पीला रंग संतों और महिलाओं के लिए होता है। पूरी तरह लाल रंग से पुता चेहरा बुराई इंगित करता है, पूरी तरह नहीं, पूरी तरह। सफेद दाढ़ी उच्चतर चेतना और देवत्व वाले प्राणियों को इंगित करती है। तो ये आपकी जानकारी के लिए, परीक्षा से इससे कोई लेना देना नहीं। मोहिनी अट्टम, मोहिनी का मतलब सुंदर स्त्री। बताओ कौन से भगवान जी ने मोहिनी का रूप धारण किया था,
मोनिका सिंह जी, थैंक यू। मोहिनी सुंदर स्त्री अट्टम डांस है। मोहिनी अट्टम अकेली महिला के द्वारा किया जाता है। बताइए कहाँ से इसका संबंध है। बालों में देखिए ध्यान से, सिर को चमेली के फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल कसावू साड़ी पहनी जाती है। कसावू साड़ी, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। थोड़ा पूछा जाता परिधान कि कसावू साड़ी का संबंध, जैसे कुचेलापुरम साड़ियाँ आंध्र प्रदेश की हैं, कुचेलापुरम जगह वहाँ की है, तो कसावू साड़ी का प्रयोग किस पे होता है? मोहिनी अट्टम में होता है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। मैंने वहां जाकर ये भी देखा कि ये हैंडमेड साड़ियाँ होती हैं, कैसे ये बनती हैं हाथों से, बड़ी प्रसिद्ध है। विष्णु भगवान जी सारे साथियों ने लिखा कि उन्होंने रूप धारण किया था किसका? मोहिनी का, भस्मासुर को खत्म करने के लिए। विष्णु के स्त्रीण रूप की कहानी शामिल है। तो भगवान विष्णु जी ने जो अपना स्त्री का रूप धारण किया था, भस्मासुर जो सबके ऊपर हाथ रख के उनको भस्म कर देता था, तो भगवान विष्णु जी ने मोहिनी बने। मोहिनी देख के वो चक्कर में आ गया, तो उसने भी डांस किया। इधर से भगवान विष्णु जी ने डांस किया। लास्ट में बोले कि मेरी तरह तुझको कॉपी करते रहना है। लास्ट में हाथ रखवा दिया, हाथ रख दिया उसने, खुद भस्म हो गया। इसमें मणिप्रवलम भाषा का प्रयोग होता है। मणिप्रवलम अभी मैंने बताई, क्योंकि केरल का है ये भी। तो मणिप्रवलम कौन सी दो भाषाओं का योग से बना है? तो मलयालम और संस्कृत का योग है। ठीक है। अंतिम नृत्य है साथी हमारा सत्रिया। सबसे नया सत्रिया है। सत्रिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ष 2000 में शामिल किया गया, यानी पहले तो भैया 7 ही थे क्लासिकल डांस। सन 2000 में इसके लिए मेहनत की सबसे ज्यादा किसने? श्रीमद शंकर देव ने। और इसके फाउंडर हैं, और मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्रिया के संस्थापक कौन है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई, यानी 500 वर्ष पुराना है। सत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया। अंकिया नाट एक नृत्य है। अंकिया नाट भी कहाँ का है साथी? ये असम का नृत्य है। जब इस नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी, और जब इस नृत्य को महिला करती है तो उसको सीमांगी कहा जाता है। ठीक है। क्या बोलेंगे? त्योहारों पर यह नृत्य भोकोट द्वारा किया जाता है, पुरुष भिक्षुकों द्वारा। तो भोकोट को कई बार परीक्षा में साथी भोकोट लिख के पूछा गया है। भोकोट का संबंध किस डांस से है? तो क्या बोलेंगे? ये भैया सत्रिया से। सत्रिया से। इसमें बोरगीत संगीत का प्रयोग होता है। जब हम संगीत को पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा भी उस टाइम पे कि बोरगीत का संबंध किससे है, और बड़े अच्छे से मैं इसको याद कराता हूँ वहाँ पर। आज शाम तो यार बोर हो गए थे, और बहुत सारे संगीत होंगे तब हम तभी याद करेंगे। नृत्य का जो बाहुना भाग है भगवान श्री कृष्ण जी की कहानियों पर आधारित है। तो ये जो हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य थे उनके बारे में जानकारी थी साथी। आपसे उम्मीद करूंगा आप गहनता के साथ में 15-20 मिनट इसको पढ़ेंगे। सत्रिया कहाँ का है? असम का। और उसके बाद में कल इसके डांसर्स को हम याद करने का प्रयास करेंगे। वे ट्रिक्स बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी। बस आप लोग रिवीजन करते रहें। थैंक यू, नमस्ते। मिलते हैं साथी कल, और बड़ा ज़बरदस्त रहा। थैंक यू, जय हिंद।